जय हिंद बच्चों, आज क्लास 11th फिजिक्स के 5th चैप्टर लॉज ऑफ मोशन का 21st लेक्चर है। लेक्चर का नंबर 5.21। पिछले लेक्चर्स में हम जो आज मैं डेरिवेशन कराने जा रहा हूँ उससे सिमिलर ही डेरिवेशन आप कर रहे थे। एक इंक्लाइंड प्लेन था और उस पर हमें ए पॉइंट से बी पॉइंट तक एक ऑब्जेक्ट को ले जाना था। कितना वर्क डन हो रहा वो निकाला। बी से ए की तरफ उस ऑब्जेक्ट को ड्रैग करके खींच के घसीट के लेके आए, खचेड़ के लेके आए तो वर्क डन निकाला। हॉरिजॉन्टल सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक ले गए तब वर्क डन निकाला। आज आपको वर्क डन नहीं निकालना है। आज आपको यह करना है कि एक ऑब्जेक्ट किसी इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है। एक ऑब्जेक्ट किसी इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है और ये जो एंगल थीटा है, ये जो इंक्लाइंड प्लेन, ये प्लेन हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ बना रहा है, इसकी वैल्यू एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है। बता चुका हूं एंगल ऑफ रिपोज को एंगल ऑफ प्रपोज बिल्कुल ना समझे, एंगल ऑफ रिपोज कह रहे हैं। एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है। इस एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा बोलने का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर थीटा की वैल्यू एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा होगी तो ये ब्लॉक खुद स्लाइड होके आ जाएगा। मतलब हमें नहीं लाना पड़ेगा खींच के, ये ब्लॉक खुद ही स्लाइड होके आ जाएगा। यानी कि mg sin थीटा इस काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाएगा और इस ब्लॉक को हमें लाने का जरूरत नहीं है, ये खुद नीचे आएगा। तो निकालना क्या है, किस तरीके से आपसे इस टॉपिक पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, फाइंड एन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन फाइंड करना है, ड्राइव करना है, फॉर्मूला ड्राइव करना है, कुछ भी समझ सकते हैं आप। फॉर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का ऑफ अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन। बॉडी खुद स्लाइड होकर नीचे आ रही है तो वो किस एक्सेलरेशन से बी से ए की तरफ आएगी, वो हमें फॉर्मूला ड्राइव करके लाना है। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है, ये ब्लॉक रखा हुआ है, वेट इसका नीचे की तरफ लग रहा है mg। इस वेट को हमने दो पार्ट में तोड़ लिया या रिजॉल्व कर लिया, उसे बोलते हैं रिजॉल्व कर। जैसे ये पेन हो गया, हमने बीच में से कट कर दें, ये वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आधा पेन इधर चला गया, उसे बोला हमने mg cos थीटा, आधा पेन इधर चला गया mg sin थीटा। mg sin थीटा, mg cos थीटा, mg के दो कंपोनेंट है और एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। mg sin थीटा, mg cos थीटा एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इसको तो रिजॉल्व कर दिया, तो ये mg को जब दो पार्ट में कर दिया, एक ये कंपोनेंट एक कंपोनेंट, तो mg तो खत्म। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, हमेशा सरफेस से 90 डिग्री बनाता हुआ लगेगा। ये हो गया। फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा। समझ आया? क्योंकि ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा। अगर ब्लॉक ऊपर जा रहा था तो काइनेटिक फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगता। अब यहां पर क्या हो रहा है, ये mg sin थीटा ही इसे नीचे लेके आ रहा है। mg sin थीटा ही इसे नीचे लेके आ रहा है और f के ऊपर की तरफ लग रहा है। अब क्योंकि ब्लॉक खुद नीचे आ रहा है तो mg sin थीटा f के से ज्यादा है। तो हमने ये लिखा कि mg साइन थीटा, फॉर एग्जाम्पल मैं भी आपको बताऊंगा न्यूमेरिकल वैल्यू लेके, इसमें से हमने इस एफ के को माइनस कर दिया। तो देखो मान लिया इसको सॉल्व करके आ गया 50। फॉर एग्जाम्पल मान लिया एम जी साइन थीटा पूरे को सॉल्व करके आया 50 और ये जो एफ के है ये आ गया हमारा 30। तो डिफरेंस कितना आया 20। डिफरेंस कितना आया 20। तो ये जो 20 होगा यानी कि ये mg sin थीटा, इसकी यूनिट भी न्यूटन होगी, एफ के की भी न्यूटन होगी। तो फोर्स में से फोर्स माइनस करा आया फोर्स। तो ये जो फोर्स है इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा क्योंकि भाई इस mg sin थीटा का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, एफ के का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसमें से माइनस कर दिया तो नेट फोर्स नीचे की तरफ आ गया। तो ये जो फोर्स है 20 न्यूटन का, ये इस ब्लॉक में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। लेकिन हमें न्यूमेरिकल वैल्यू तो लिखना नहीं, हमें समझना है। तो हमने क्या किया, यहां पर mg sin थीटा और इसमें से माइनस करा एफ के, तो यहां आना चाहिए फोर्स। तो मैंने यहां पर एफ नहीं लिखना है, यहां पर मुझे एफ नहीं लिखना है क्योंकि मुझे फोर्स थोड़ी निकालना, मुझे निकालना एक्सेलरेशन। तो मैं इसकी जगह सीधा क्या लिख दूंगा, एफ की जगह पर m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन लिख दूंगा। कि एफ ना लिखकर m इंटू ए लिख दूंगा। अब
m इंटू, बस ये पहली इक्वेशन ही बनानी, इसको समझना, बाकी तो फिर सिंपल है ये। फिर एम जी साइन थीटा माइनस, और एफ के प्लेस पे लिखेंगे म्यू के आर। ये फॉर्मूला होता है, एफ के का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू के आर, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का। म्यू के क्या है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, आर क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। अब एम ए इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के की जगह म्यू के। देखो मैंने आपको बताया आर का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और आर के जस्ट अपोजिट कौन है, एम जी कॉस थीटा। तो हम बोल सकते हैं ये आर जो है किसके बराबर है, एम जी कॉस थीटा का। अब आप कहो बराबर कैसे, इसका डायरेक्शन ऊपर होगा उसका नीचे। ये आर इस एम जी कॉस थीटा को बैलेंस कर रहा है। तो बैलेंस करने का मतलब बराबर, अगर आप फिजिकल बैलेंस जो तराजू बोलते हैं उसे ले लेते, कोई सामान उसमें तोल के देता है, तो दोनों जो उसके पलड़े होते हैं जिन्हें बोलते हैं, वो दोनों अगर बराबर हैं, समझ में आया, दोनों, तो इसका मतलब दोनों का वेट बराबर है। अगर दोनों एक ही लेवल पर है और एक नीचे चला गया तो हम क्या कहेंगे, इसका वेट ज्यादा हो गया, इसका कम हो गया। तो बात समझना है कि अगर एक का भी उन दोनों पलड़ों में से अगर एक का वेट ज्यादा हो जाएगा वो नीचे चला जाएगा, जिसका हल्का होगा ऊपर चला जाएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि आर इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है, एम जी कॉस थीटा नीचे की तरफ। तो अगर आर ज्यादा होता तो ब्लॉक उड़ जाता आसमान, एम जी कॉस थीटा ज्यादा होता तो ये ब्लॉक इस इंक्लाइंड प्लेन में धंस जाता। ऐसा कुछ हो नहीं रहा, इसीलिए हम बोले आर एम जी कॉस थीटा के बराबर। तो हम क्या एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, ये एक दूसरे के बराबर। अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस होता है तो ये आर जो होता है सिर्फ एम जी के बराबर होता है। रीजन मैंने बता दिया, ये जो इंक्लाइंड प्लेन है अगर ये इसका इंक्लिनेशन कम होते होते तो ऐसे हो जाए, यानी कि ए बी लाइन ए सी के ऊपर आ जाए, ए बी लाइन ए सी के ऊपर आ जाए, थीटा जीरो हो जाएगा। थीटा की वैल्यू जीरो रखो, कॉस जीरो, तो कॉस जीरो की वैल्यू 1, तो आर इक्वल टू एम जी। तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पर आर एम जी के बराबर और इंक्लाइंड प्लेन पर आर एम जी कॉस थीटा के बराबर। तो इस आर की जगह लिख देंगे एम जी कॉस थीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो यहां पर हम एम जी ये जो है कॉमन ले लेते और यहां अंदर क्या बचा, साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा, ठीक है। और ये हो गया एम जी, एम से एम कैंसिल हो गया तो ए इक्वल्स टू जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा, ये आ गया एक्सप्रेशन। तो जो एक्सप्रेशन हमें फाइंड करना था वो हमारा ये फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। अब एक चीज समझो, अब इसमें और क्या बन सकता है। आपको तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो इतना ही करना था, इतना करके आगे कुछ नहीं करना है। थोड़ा सा आप और समझ लें। मान लो वो ये कह रहे हैं कि ये ब्लॉक इस इंक्लाइंड प्लेन से स्लाइड होके आ रहा है, कंडीशन सब कुछ सेम दे रखी, बस एक चीज अलग बोला उन्होंने, ये बोला कि हम ये मान लेते हैं इस ब्लॉक और इस इंक्लाइंड प्लेन के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं लग रहा, मतलब फ्रिक्शनलेस सरफेस है। तो ये ब्लॉक जब नीचे आएगा तब उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो जब डेरिवेशन तो हमने ये कर लिया, ब्लॉक ऊपर से नीचे बी से ए की तरफ आ रहा था, खुद अपने आप आ रहा था, क्योंकि एम जी साइन थीटा इससे ज्यादा था, मतलब इतना इंक्लाइंड है कि खुद स्लाइड होके आ रहा है। आपने देखा होगा कई स्लाइडर होते हैं जो पार्क में लगे होते हैं, बच्चे बैठते स्लाइड होकर चले जाते हैं ना, इस तरीके वही कंडीशन समझना है। उसमें कोई धक्का थोड़ी देता, बच्चा बैठा वो इतना इंक्लाइंड होता, बच्चा खुद स्लाइड होकर चला जाता। अब हमने मान लिया कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं लग रहा। जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं लगेगा तो म्यू के की वैल्यू जीरो हो जाएगी। जब म्यू के की वैल्यू जीरो हो जाएगी, हम इफ म्यू के इक्वल्स टू जीरो, हमने मान लिया ये अगर हमारा म्यू के जो है वो जीरो हो जाए तो क्या होगा। तो जब ये म्यू के जीरो होगा तो पूरा टर्म जीरो, तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू जी साइन थीटा, सिर्फ ये रह जाएगा जी साइन थीटा, ये तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा क्योंकि हमने म्यू के जीरो करा है। अब आप ये देखो, ये एक्सेलरेशन कब के लिए आ गया, जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट किसी इंक्लाइंड प्लेन पर है और खुद स्लाइड होके आ रहा है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं। अब एक चीज देखो, अब ये मान लो ये जो इंक्लाइंड प्लेन है ऐसे इस तरीके से इसका इंक्लिनेशन बढ़ा दे, यानी कि इस तरीके से ये इंक्लिनेशन बढ़ाते रहे, ऐसा कर दें। ये जो इंक्लाइंड प्लेन ए बी है इसे बिल्कुल वर्टिकल कर दें, ऐसे बढ़ाते ऐसे कर दें, तो थीटा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ थीटा 90 पुट कर दूं, इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो ए किसके बराबर हो जाएगा, देखो
a इक्वल्स टू जी साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो a इक्वल्स टू जी, यानी कि उस कंडीशन में ये जो ब्लॉक होगा ये फ्री फॉल करने लगेगा। ये ब्लॉक देखो क्या करने लगेगा, फ्री फॉल। तो समझ में आया, देखो डेरिवेशन हमने किया, उसमें कंडीशन लगाया और फाइनल ये कंडीशन आ गया कि अगर ये इंक्लिनेशन ऐसे ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए तो फिर क्या होगा, फिर तो ब्लॉक तो ऐसे रख उससे टच करेंगे। जैसे मान लो मैं ऐसे पेन को ही कर ऐसे दीवार से टच कर दूं और इसको छोड़ दूं, तो जब छोड़ूंगा तो ये क्या होगा, ये तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से नीचे जाएगा। तो वही कंडीशन हो जाएगी कि अगर ये इंक्लिनेशन ऐसे बढ़ाते बढ़ाते ऐसा कर देंगे और ब्लॉक से टच करके, ये जो ब्लॉक है अगर मान लो उससे हमने ऐसे टच करा छोड़ा तो फ्री फॉल करेगा। तो वही कंडीशन आ गई, ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जी के बराबर। तो आपको जब ये डेरिवेशन पूछा जाएगा तो बच्चों आपको यहीं तक इसको करना है। समझ आया, छोटा सा लेक्चर था। कोई भी किसी भी टॉपिक में बच्चों आपको कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये बच्चों हमें एक फीडबैक है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही बताएं कि हमारा लेक्चर कैसा लगा, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश करते रहें, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मेहनत कभी बेकार नहीं होती। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।